Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are going to solve first quiz of statistics 641 और मैं आप लोगों को above than 50 MCQs में आप लोगों को बता दूंगी। आपके क्विज 1 में भी यही रिपीट होंगे और आपकी मिड टर्म MCQs जो आएंगे उसमें भी यही रिपीट होंगे। और अगर आप लोगों का फाइनल टर्म में मिड पोर्शन इंक्लूड हुआ तो उसमें भी ये रिपीट आपके लाजमी होंगे। जो इसमें कैलकुलेशंस वगैरह होंगी वो एक्सेल पे ही होंगी, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आपने कैसे सॉल्व करना। साथ साथ जो भी कंसेप्ट जितने हो सके आपके क्लियर करवाना वो मैं आपको साथ साथ करवा दूंगी। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है तो आप लोगों को फौरन से नोटिफिकेशन मिल जाता है। इसके अलावा आप जिस भी स्टडी ग्रुप में हैं, हर स्टडी ग्रुप में आपने ये वाली वीडियो ज़रूर शेयर करनी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपने अपना क्विज अटेम्प्ट करना है एंड इट्स माई 100% गारंटी कि आपके इसमें से सारे MCQ लाजमी रिपीट होंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जिन स्टूडेंट्स से स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्कॉर्ड की वीडियो पड़ी हुई चैनल के होम पेज पे सबसे फर्स्ट वीडियो है, पहली वीडियो है वो, उसको आप लोग देख लें और आप हमें डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकते हैं जो चैनल पे न्यू है। बाकी बच्चों को तो पता ही होगा। और इस सब्जेक्ट की और बाकी जो आप लोगों के रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके काफ़ी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी अपलोड हैं, कुछ अपलोड भी हो रहे हैं। तो आप चैनल के होम पेज से प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाएं, सारी प्ले लिस्ट जितनी भी मौजूद हैं उसको आप लोग एक्सप्लोर करें। आप देखें कि आपको कौन से लेक्चर्स चाहिए, आप हमारे लेक्चर्स भी ले सकते हैं। हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहला हमारा MCQs है, the dash is the value you calculate when you want the arithmetic average। अरिथमेटिक एवरेज को जब आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो उस वैल्यू को हम लोग मीन भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों का ये MCQ दूसरी तरह से भी आता है। द मीन इज द वैल्यू यू कैलकुलेट व्हेन यू वांट द डैश, तो अरिथमेटिक एवरेज। अरिथमेटिक एवरेज और मीन ये दोनों ही लफ्ज एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन दोनों का मतलब एक ही होता है कि आपने एवरेज को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा MCQs है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर्स। यहाँ पे उन्होंने पूरे स्कोर्स का सेट दिया हुआ है, ये में कह रहे हैं कि आप हमें जो है ना मीडियन फाइंड आउट करके दिखाएं। आपके पेपर में भी इस तरह का MCQs आएगा, वहां पे तो वैल्यूज चेंज होंगी। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपने अपना एक्सेल ओपन कर लेना। एक्सेल में यहाँ पे सबसे पहले आप वैल्यूज लिख लें जिन वैल्यूज का आपने मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं यहाँ पे 18, 6, 12, 10 एंड 14 है। मैं यहाँ पे इनको पहले पुट कर लेती हूँ। 18, 6, 10, 12, 14। ठीक है, अब मैंने इनका मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन फाइंड आउट करने का ये तरीका होता है कि आपने सबसे पहले इक्वल साइन प्रेस करना है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। एक्सेल में आप कोई भी चीज फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई भी फार्मूला आप लगा रहे हैं, तो सबसे पहले वहां पे आपने इक्वल साइन पुट करना है। अब हमने क्योंकि यहाँ पे मीडियन को फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ मीडियन। ये मेरे पास मीडियन आ गया, मैं इस पर डबल क्लिक करती हूँ। यहाँ पे मैंने अब जिन वैल्यूज को मैंने उनका मीडियन मैंने फाइंड आउट करना है, मैं सबको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ, एंटर में प्रेस करती हूँ और ये मेरे पास मीडियन आ चुका है जो कि है 12। ठीक है, ये 12 हमारा आंसर है। तो इधर सॉरी, इसमें जो राइट आंसर है ये हमारा C है, यानी 12। आगे हम चलते हैं। द ग्रेटर द साइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑपरेटर। ये जो ग्रेटर साइन होता है इसको हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर भी बोलते हैं और रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो दो वर्ड्स होते हैं इनके लिए इस्तेमाल होते हैं, ग्रेटर देन साइन के लिए, इक्वल देन साइन के लिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू। अच्छा, इसके अलावा और जस्ट इक्वल टू, ये वाले जितने भी साइंस होते हैं इसको हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो B है, लॉजिकल ऑपरेटर। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ MS एक्सेल। कौन सा टर्म MS एक्सेल के लिए नहीं है? देखिए, MS एक्सेल में जो हमारी ये A, B, C, D ये होते हैं कॉलम्स, 1, 2, 3, 4 ये होती हैं हमारी रोज। ठीक है,
और इसके अलावा ये जो ब्लॉक्स होते हैं ना, ये हर ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं सेल, ठीक है। तो एमएस एक्सेल में कॉलम्स भी होते हैं, रोज भी होती हैं और सेल भी होते हैं। तो कौन सी चीज नहीं होती? तो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। इवन आप एमएस एक्सेल में जब अपना डेटा इंटर कर लेते हैं एमएस वर्ड में, तो अगर आप लोग डेटा इंटर करें तो आप उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। लेकिन जब आप लोग एक एमएस एक्सेल की पूरी शीट को प्रिपेयर करते हैं तो आप लोग उसको डॉक्यूमेंट नहीं बोलते, आप लोग उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं, ठीक है, या आप लोग उसको वर्कशीट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा टर्म एमएस एक्सेल में यूज नहीं होता? तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। द सेल रेफरेंस फॉर सेल रेंज ऑफ G2 to M12 इज। मैंने आप लोगों को लेक्चर्स में भी ये बात बताई थी कि काफी दफा आप लोगों का एमसीक्यूज आता है। सेल रेफरेंस की जब बात की जाती है, आपसे पूछी जाती है कि आपने सेल रेफरेंस या कोई भी जो आप लोग फार्मूला पुट करते हैं तो किस तरह से शो होता है। जैसे G2 से लेके M12 तक अगर आप लोगों ने कोई फार्मूला लिखना है, सारा आप लोगों ने डेटा को सिलेक्ट करना है, तो वो कैसे शो होता है एक्सेल में? तो दरमियान में कॉलन साइन होता है। ये मैं आपको लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ, दोबारा मैं आपको यहाँ से भी दिखा देती हूँ। हमने ये जो मीडियन फाइंड आउट किया था, इसके फार्मूले को आप ओपन करके देख लें। ये जो भी हमारा डेटा सेट था, इसके दरमियान में ये कॉलन है, ठीक है। तो इतनी सी बात आपने यहाँ पे याद रखनी। यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर डी है, क्योंकि इसी में G2, उसके बाद कॉलन है और उसके बाद M12 है। उसके बाद है व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ एनी एक्सेल फार्मूला। किसी भी एक्सेल फार्मूला के अंदर दो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? तो दो कंपोनेंट्स जो होते हैं उसमें एक होता है ऑपरेटर और दूसरा होता है हमारे ओपोनेंट्स, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इन सबको हम लोग ऑपरेटर्स बोलते हैं। और ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ऑपरेंड चाहे तो कोई नंबर है आपका जिसको आपने प्लस, माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है 1 2 3 4, या चाहे आपके सेल हैं एक्सेल के, जैसे A1 प्लस A2, तो A1 A2 या 1 2 3 4, ये जितनी भी चीजें होती है इनको हम लोग ऑपरेंड्स बोलते हैं। तो एक्सेल के फॉर्मूला के अंदर दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है ऑपरेटर और दूसरे होते हैं ऑपरेंड्स, ठीक है। आगे चलते हैं। गेटिंग डेटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट इज कॉल्ड। जब किसी और शीट में जब डेटा मौजूद होता है, आपने वहां से उसको अपनी शीट में कैलकुलेट करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंसिंग। लेक्चर्स में ये इसका पूरा मेथड बताया गया कि आप लोग कैसे डिफरेंट शीट्स में से डेटा को लेकर आप लोग उसको कर सकते, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेफरेंसिंग यहाँ पे इसका राइट आंसर है। In Excel, which one denoted a range of cells from B1 through E5? B1 से E5 तक आपने सेल्स की पूरी रेंज को सिलेक्ट किया, तो आप लोग उसको कैसे डिनोट करेंगे? B1 कोलन और E5, ठीक है, जो दो डॉट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका A जो है वो राइट आंसर है। Which one is not a function in MS Excel? कौन सा फंक्शन MS Excel में नहीं होता? MS Excel में मैक्स भी एक फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम नंबर या हाईएस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए। सम भी एक होता है, मिन भी होता है। एवरेज के लिए AVG वाला नहीं होता, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। इक्वल साइन में यहाँ पे प्रेस करती हूँ, सबसे पहले मैं लिखती हूँ मैक्स। ये देखें मैक्स यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये एक्सेल में मौजूद है। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या था? सम। ये सम भी आ गया, ये भी मौजूद है। उसके बाद मिन, ये भी मौजूद है, ये भी आ गया। यहाँ पे AVG को मैं देखती हूँ, AVG ये देखें, ये एक्सेल में मौजूद नहीं है। तो AVG यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर है, ये MS एक्सेल का फंक्शन नहीं होता। What is the intersection of a column and a row on a worksheet card? वर्कशीट पे कॉलम और रो की जो आपस में इंटरसेक्शन होती है वो क्या होती है? उसको हम लोग सेल बोलते हैं। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? ये फॉर एग्जांपल ये B वाली ये कॉलम है और मैं रो यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ 2 वाली, तो ये इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगे? इस सेल पे करेंगे, इस ब्लॉक पे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे, ठीक है। ये सिंपली इतना इसका सिंपल सा आंसर है। आगे चलते हैं। टू फाइंड द मीन इन एक्सेल यू स्टार्ट बाय टाइपिंग द सिंटैक्स। जब भी आप लोगों ने एक्सेल में मीन फाइंड आउट करना होता है तो आप लोग कौन सा सिंटैक्स टाइप करते हैं? एवरेज टाइप करते हैं। मीन फाइंड आउट करने के लिए एक्सेल के अंदर मीन फंक्शन नहीं होता, एक्सेल के अंदर एवरेज फंक्शन होता है, ठीक है। इक्वल साइन,
यहाँ पे आप देख भी सकते हैं मीन, ये देखें एक्सेल के अंदर मौजूद ही नहीं है, लेकिन एवरेज आप लिखें, ये आपके पास एवरेज आ जाएगा। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक्सेल सिंटैक्स कौन सा होता है, इक्वल साइन और साथ में एवरेज। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, इक्वल साइन के बगैर कोई फॉर्मूला एक्सेल के अंदर नहीं लगता। इन एमएस एक्सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज इन डैश टैब। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कौन से टैब में है, यहाँ पे आप देखें कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ मौजूद है। ये हमारे पास ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ मौजूद है। ये कौन सा टैब है, होम टैब है हमारा। ये इंसर्ट टैब में ये वाली सारी चीजें, इलस्ट्रेशन, टेबल, चार्ट्स वगैरह, यहाँ पे होम टैब पे क्लिक करें, होम टैब के अंदर ये मौजूद है हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ये आपने इस तरह के भी एमसीक्यूज आते हैं। जस्ट आपने क्या करना होता है, पेपर में आपने एक्सेल को ओपन करना है, वहां से देखना है, चीजिंग करनी है और आपने आंसर बता देना है। ये होम टैब के अंदर मौजूद है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ करेक्ट फार्मूला। करेक्ट फार्मूला आपने बताना है। सबसे पहले हमारे पास a1 + a2, ये करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके साथ इक्वल साइन ही नहीं है। हम ये कहते हैं कि एक्सेल के अंदर इक्वल साइन होना लाजमी होता है। उसके बाद इक्वल साइन एड a1 a2, ये भी हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऐड फंक्शन होता ही नहीं है एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल में सम फंक्शन होता है ऐड की बजाय, ठीक है। सम फंक्शन है जिसके जो आप यूज करके चीजों को या वैल्यूज को आप आपस में ऐड कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास इक्वल साइन a1 + a2, ये इसका राइट आंसर है। ये डी वाला इन्होंने बताया हुआ सम। अब यहाँ पे सम a1 a2 ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ भी इक्वल साइन मौजूद नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो हमारे पास करेक्ट फार्मूला ये है जिसके अंदर इक्वल साइन भी मौजूद है, ऑपरेटर्स भी हैं और उसके अंदर ऑपरेंड्स भी हैं। इक्वल साइन a1 + a2 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज इज नॉट एंटर्ड करेक्टली। कौन सा फार्मूला करेक्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखें कि इक्वल साइन किसका नहीं है। ये बी वाले का इक्वल साइन नहीं है, तो बस यही इनकरेक्ट है, यही हमारा इसका राइट आंसर है। सम ऑफ वैल्यूज ऑफ द डेटा इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इज यूज्ड टू कैलकुलेट। जितनी भी आपके डेटा के अंदर मौजूद वैल्यूज होती हैं उन सबको आपस में ऐड करके उसको आप लोग डिवाइड कर देते हैं कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। तो ये आप लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज कैलकुलेट करते हैं, और एवरेज को हम लोग अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, अरिथमेटिक मीन और एवरेज दोनों को फाइंड आउट करने के यही तरीका होता है। इन एक्सेल रोज आर लेबल्ड एज। रोज कौन सी होती हैं, यहाँ पे आपके दो तरह के एमसीक्यूज आते हैं। रोज को लेबल किया जाता है 1 2 3 4 5, ये जो ऐसे होती है ना, ये आपके रोज होती हैं हॉरिजॉन्टल, और जो वर्टिकल्स होती है ये आपके पास कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स के लिए हम लोग A B C D इस तरह से हम लोग जो है ना इस्तेमाल करते हैं। तो रोज के लिए हम क्या हम रोज को कैसे लेबल करते हैं, 1 2 3 ETC इसका राइट आंसर है। टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेजर्स इंक्लूड। डिस्क्रिप्टिव मेजर्स वो होती है, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस आप लोग फाइंड आउट करते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आप फाइंड आउट करते हैं, एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप फाइंड आउट करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव गिवन ऑप्शंस इज द राइट आंसर। व्हाट विल एक्सेल डिस्प्ले व्हेन कैलकुलेटिंग इक्वल साइन 1 / 8 शो द आंसर इन 2 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ मैंने बता दिया कि आपने हमें आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस बताना है। जब भी आपको बता दिया जाता है कि हमें 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर चाहिए, 4 डेसिमल प्लेसेस में आंसर चाहिए, 5 डेसिमल प्लेसेस में आंसर चाहिए, तो उसके लिए हमारे एक्सेल में हम एक फार्मूला लगाते हैं, राउंड फंक्शन हम लोग लगाते हैं। इक्वल साइन यहाँ पे मैं लिखती हूँ राउंड, इसमें मैं डबल क्लिक करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए राउंड के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर। यहाँ पे अपने नंबर बताना है कि आप कौन सा जो नंबर है ना उसको यूज करना चाहते हैं, उसको आप लोग राउंड करना चाहते हैं। तो हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ है, 1 / 8, ठीक है। उसके बाद आपने कॉमा पुट करना है। आगे ये हमसे पूछ रहे हैं नंबर डिजिट्स बताएं, यानी कि कितने डिजिट्स तक आपको, कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको वैल्यू चाहिए। तो हमें एमसीक्यू में बताया हुआ है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ, एंटर प्रेस करूंगी, मेरे पास आंसर आ जाता है 0.13। तो यहाँ पे 0.13 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इनटू व्हिच यू एंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। जो आपके सबसे बेसिक यूनिट होता है वर्कशीट के अंदर, जिसके अंदर आप डेटा एंटर करते हैं, वो कौन सा होता है। मैंने यहाँ पे सबसे पहली अपने क्वेश्चन में आपको मीडियन फाइंड आउट करके दिखाया था। मैंने डेटा कहाँ से एंटर करना स्टार्ट किया था, इस ब्लॉक से। तो ब्लॉक से ही आप लोग डेटा एंटर करते हैं, तो इन ब्लॉक्स को हम एक्सेल में क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं।
तो बेसिक यूनिट हमारा एक्सेल का क्या होता है, सेल होता है। आगे चलते हैं। द लेस देन साइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। ये भी हमारा एमसीक्यूज पहले आ चुके हैं, वहां पे ग्रेटर देन साइन के बारे में पूछा हुआ था, अब लेस देन साइन के बारे में पूछ रहे हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर इसका राइट आंसर है, जिसको हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस एंड प्रिपरेशन ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स कैन बी डन यूजिंग। आपने स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करनी है, या आपने टेबल्स प्रिपेयर करने हैं, या आपने ग्राफ्स प्रिपेयर करने हैं, तो ये सब कुछ आप किस चीज को यूज करते हुए कर सकते हैं, एक्सेल को यूज करते हुए कर सकते हैं। और टेबल्स और ग्राफ्स की प्रिपरेशन के लिए भी मैंने अपने लेक्चर्स में सारा मेथड आपको बता दिया। द डैश इज द वैल्यूज यू कैलकुलेट व्हेन यू वांट द अरिथमेटिक एवरेज। जब आप लोग अरिथमेटिक एवरेज को कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, मीन आता है। ये भी मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। इन एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज, कॉलम हम लोग ए बी सी इस तरह से लेबल हमने किए हुए होते हैं। खैर हमने क्या किए हुए थे, एक्सेल ने किए हुए होते हैं। विच टर्म इज यूज्ड टू जॉइन द सिलेक्टेड सेल्स इनटू वन सेल। डिफरेंट किस्म के सेल्स को आप आपस में इकट्ठा करके मर्ज करके एक ही सेल अगर बनाना चाहते हैं, एक सेल में आप डिफरेंट किस्म के सेल्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मर्ज। ठीक है, तो मर्ज यहाँ पे इसका राइट आंसर है। एक्सेल इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ स्प्रेडशीट। एक्सेल के थ्रू आप लोग क्या करते हैं, स्प्रेडशीट प्रिपेयर करते हैं। आगे चलते हैं। फंक्शन इन एमएस एक्सेल मस्ट बिगिन विद एन इक्वल साइन। ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि एमएस एक्सेल के अंदर आपके जो भी फंक्शंस होते हैं वो इक्वल साइन से स्टार्ट होने चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्मूला इनकरेक्ट होता है। द रेफरेंस सेल फॉर द रेंज B2 टू B10। आपने रेंज कैसे बतानी होती है, B2 आगे कॉलम बताएंगे, ठीक है, उसके बाद B10। तो यहाँ पे इसका हमारा जो 4 वाला है ये करेक्ट आंसर है। Which bar show the used formula of selective active cell। अच्छा, जो भी हम फार्मूला पुट करते हैं ना, तो वो जिस सेल के अंदर फार्मूला लिखा हुआ होता है, अगर आप उसी पे क्लिक करेंगे तो उसका फार्मूला बार में शो होता है। ये मैं बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे मीडियन का फार्मूला लगाया हुआ था, मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए मीडियन का फार्मूला हमें ऊपर शो हो रहा है। तो ये जो बार होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फार्मूला बार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बार इसका राइट आंसर है। द मिडल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ नंबर्स इज द मीडियन। आप किसी भी एरे को, डिफरेंट किस्म की वैल्यूज को आपस में एक ऑर्डर के फॉर्म में जब लिख लेते हैं, तो जो सबसे दरमियान वाली वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। आगे चलते हैं। मेथड यूज टू कंप्यूट एवरेज और सेंट्रल वैल्यू ऑफ कलेक्टेड डेटा इज कंसिडर्ड एज। एवरेज या सेंट्रल वैल्यू जो आप लोग कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। दिस इज राइट आंसर। टू फाइंड द मीन इन एक्सेल यू स्टार्ट बाय टाइपिंग द सिंटैक्स। एक्सेल में अगर आप लोगों ने मीन फाइंड आउट करना होता है तो आप एवरेज साइन पुट इक्वल साइन पुट करके आप एवरेज फंक्शन यूज करते हैं। तो ये बी वाला इसका राइट आंसर है। When data is arranged, middle value in set of observation is classified as। जब आप किसी भी डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, तो जो सबसे मिडल वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। द सेल रेफरेंस ऑफ, ये फिर अगेन वही रिपीट हो रहा है, सेल रेफरेंस आपने कैसे बताना, B2 कोलन और आगे B10। उसके बाद है फॉर्मूला इन एक्सेल ऑलवेज बिगिंस विद एन डैश इक्वल साइन। ये भी मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। द डैश इज द वैल्यू यू कैलकुलेट व्हेन यू वांट द अरिथमेटिक एवरेज। अरिथमेटिक एवरेज जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो मीन कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इन एक्सेल व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फार्मूला। एक्सेल के अंदर वो कह रहे हैं कि इस फार्मूला की आप लोगों ने वैल्यू बतानी है। फार्मूला उन्होंने दिया हुआ है इक्वल साइन 2 + 2 × 2। इसी को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वल साइन 2 + 2 × 2। एंटर प्रेस करती हूँ, हमारे पास आंसर आ रहा है 6 इसका राइट आंसर है। विच टर्म इज यूज्ड टू जॉइन द सिलेक्टेड सेल। एक ही सेल के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के सेल्स को जब ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, मर्ज। ये थे हमारे टोटल हमारे MCQs। अब आपने ये वाली वीडियो देख लिया, आप अपना फर्स्ट क्विज अटेम्प्ट करें मिड टर्म में, और इसके अलावा अगर आपके मिड टर्म का सिलेबस फाइनल टर्म में भी इंक्लूड करता है तो भी आपने यही वीडियोस देखनी है। इन्हीं वीडियोस में से आपके ज्यादातर MCQs और आपके ज्यादातर जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है,
बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुशियों से नवाजे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।